साजिद की मां परवीन हमारे घर काम करती थी। इन दिनों में तीसरी जमात में पढ़ती थी जब वालिदा के कहने पर परवीन ने अपने बेटे को स्कूल में दाखिल कराया। गिनती सीखने वो मेरे ताया के पास जाता। इस तरह इसको दूसरी क्लास में दाखिला मिल गया। साजिद ज़हीन लड़का था। उसने ताया से 6 माह पढ़ा तो दूसरी जमात पास कर ली। अब वो तीसरी और मैं चौथी जमात में थी। इसको पढ़ने का शौक था। तीसरी क्लास भी इसने 6 माह में कोर कर ली। यूं चौथी में वो मेरा हम जमात हो गया। साजिद मुझसे उम्र में 4 साल बड़ा था। स्कूल में मुझको इसके साथ तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था। इसके वालिदैन हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, तभी हम इकट्ठे स्कूल जाते। शाम को वो किताबें ले आता। इसकी माँ हमारे घर का काम करती रहती और हम मिलकर सबक याद करते। उम्र में बड़ा होने की वजह से इसको सबक की जल्द समझ आ जाती थी। इन दिनों हम दोनों भैया से पढ़ते थे। शाबाश उसी को मलती तब उम्मी कहती, साजिद तुम सारा को सबक याद करवा दिया करो। भाई ने मैट्रिक पास कर लिया तो वो मजीद आगे पढ़ने की खातिर शहर चले गए, मगर अब भी मैं और साजिद उनके कमरे में बैठकर पढ़ते थे। इन दिनों मेरी उम्र 9 साल के करीब होगी। इतनी मासूम थी कि दुनिया की बातों का कोई इल्म न रखती थी। साजिद 13-14 बरस का था। चूंकि वो हमारे घर के बच्चों के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था, तभी मेरी वालिदा उसको अपने बच्चों जैसा समझती थी और इससे कहती थी, साजिद स्कूल में तुम सारे का ख्याल रखा करो, ये छूटी है, उसको दूसरे बच्चे तंग करते हैं। इन दिनों हमारे गांव में 2 ही स्कूल थे, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। दोनों में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते थे। जब हमने 5वीं पास कर ली तो सेकेंडरी स्कूल भी साथ जाने लगे। वक्त तेजी से गुजरता गया। 7वीं में हम सियाने हो गए थे। अब जब हम तन्हा होते साजिद मुझसे कुछ दूसरी तरह की बातें करता। उन बातों की वजह से मैं परेशान हो जाती, ताहम उन बातों का जिक्र किसी से न करती, चूंकि वो कहता था कि किसी से मत कहना, वरना तुम्हारी उम्मी तुम्हें स्कूल से अलिफाटे लेंगी। मेरा किया है, मैं तो अपने चचा के गांव भाग जाऊंगा। ये दूसरी किस्म की बातें प्यार व मोहब्बत और शादी से मुतल्लिक होती थीं। मैं साजिद के हमरा तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती थी और उसको एक पनाहगाह समझती थी। नहीं चाहती थी कि वो मुझको छोड़कर कहीं चला जाए, इसलिए इसकी ओट पिटंग बातों को बर्दाश्त कर लिया करती थी। आपा के बेटे की पैदाइश पर वो हमारे यहाँ आ गई थी। नन्हे के जन्म की खुशी में रुत जग्गा हुआ तो उम्मी ने साजिद को रोक लिया, क्योंकि मेहमानों की आमद से काम बढ़ गया था। उसको काम में हाथ बटाने को उम्मी ने बुलाया था। ये महफिल रात देर तक जारी रही। फिर सभी थक गए। अम्मी ने इसको कहा कि तुम यहीं मेहमानों के साथ वाले खाली कमरे में सो जाओ। ये भैया का कमरा था जो खाली पड़ा था। इस रात में और साजिद जागते रहे। हमने भैया के कमरे में बैठकर खूब सारी बातें की, क्योंकि मेरी नींद अलिफाचट गई थी और उसको भी नींद नहीं आ रही थी। इन दिनों मुझको कभी भी ये एहसास न होता कि ये हमारी मुलाजिमा का लड़का है। मेरा इसका कोई मील नहीं है। हालांकि हमारा जमींदार घराना था और मुलाजिमों से बहुत फासला रखा जाता था, लेकिन साजिद की बात अलग थी। जब इसका जन्म हुआ, इन दिनों भी उसकी माँ हमारे सर्वेंट क्वार्टर में मुकीम थी और ये हमारे जद्दी पुश्ती खिदमतगार थे। अभी मेरी पैदाइश न हुई थी और वो दूध पीता बच्चा था। तब उसकी माँ उसको साथ लाई और हमारे घर कपड़े के झूले में लिटा देती। हमारे घर पला बढ़ा था। वालिदा इससे प्यार करती थी और अपने बच्चों के जैसा जानती थी। रुत जगह वाली शब जब हम दोनों ने भैया के कमरे में रात बताई तो इस शब पहली बार कम उम्री के बावजूद में मोहब्बत के जज्बे से आशना हुई और इसने मुझसे वो बातें कहीं जो जिंदगी में यादगार बन जाती हैं। और फटने तक हम जागते रहे थे। फिर मैं वहां से अलिफाटे कर अपने कमरे में आ गई थी। उन्हीं दिनों मुझको अपनी खूबसूरती और दिलकशी का शिद्दत से एहसास हुआ। साजिद बुरी तरह मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मैं साजिद से दिलचस्पी जरूर रखती थी, मगर मोहब्बत मुझको इससे ना थी। जब जरा गौर करती वो बराबर का न लगता, ताहम उसका साथ मेरे लिए राहत का बाइस था, क्योंकि इसके बगैर खुद को अधूरा ख्याल करती थी। दरअसल में साजिद को नहीं, इसकी बातों को पसंद करती थी।
वो अक्सर मेरी तारीफ करता और मैं खुशी महसूस करती। हमारा ताल्लुक रूहानी नहीं बल्कि जज्बाती था। ऐसी जज्बातियत जो तगय्युर पजीर होती है, पायदार नहीं। साथ वाले गांव में किसी का इंतकाल हो गया। ये हमारे रिश्तेदार थे। घर वाले वहां चले गए। मुझको बुखार था, लिहाजा उम्मी साजिद की मां परवीन को मेरे पास छोड़ गईं। रात को परवीन तो सो गई लेकिन साजिद को नींद ना आई। वो मेरे पलंग की पट्टी से लगा बैठा था। रात के 12 बजे थे। मुझे तेज बुखार था और साजिद मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था। उसने मेरा सर अपनी गोद में रखा हुआ था। नहीं मालूम कि दूल्हा भाई कब और कैसे घर में आ गए। वो ये नज़ारा देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने साजिद को जूते लगाए, परवीन को अलिफाटे अलिफ, इसको भी खूब बुरा भला कहा। साजिद तो उसी वक्त सर्वेंट क्वार्टर चला गया। सुबह न जाने क्या आपा के शौहर ने परवीन से कहा कि इसने साजिद को उसके चचा के गांव भिजवा दिया। हैरत की बात यह कि इस वाक़ये का जिक्र ना तो परवीन ने उम्मी जान से किया और ना ही दूल्हा भाई ने। मगर परवीन को ये धमकी जरूर दी कि अगर अब मैंने तुम्हारे लड़के को उधर देख लिया तो उसकी गर्दन कटवा दूंगा। अपनी गफलत के सबब वो बेचारी तो एक गिरां बोझ तले दबी से सकती रही, लेकिन इसने उम्मी के सामने जबान न खोली। मेरा ख्याल था कि दूल्हा भाई इस वाक़ये का जिक्र जरूर मेरे वालिदैन या आपा से करेंगे और मुझे भी मार पड़ेगी। इसी खौफ को दिल में दबाकर मैं आधमुई हुई जाती थी। काफी दिन गुजर गए। मेरे बहनोई ने किसी से इस बारे कुछ न कहा तो मैं सोचने लगी कि मेरे बहनोई या तो बहुत अजीम इंसान हैं कि मुझको वालिदैन की नज़रों से नहीं गिराना चाहते, या फिर उन्होंने परवीन पर एहसान किया है क्योंकि वो हमारी जद्दी पुश्ती मुलाजमीन के ख़ानदान से थी, शायद कि वो उसकी बेतौकीरी नहीं चाहते थे। मेरा ख्याल गलत निकला। उन्हें न तो परवीन से हमदर्दी थी और न मुझसे, बल्कि उन्होंने मुझको मेरे इस नाकर्दा जुर्म की सज़ा खुद देने की ठान ली थी। ऐसी सज़ा के इसके बदले अगर मुझे मौत अपनी आगोश में ले लेती तो अच्छा था। माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां ही रखते देखा था अपने। ऐसी वैसी कोई दूसरी हरकत तो हमसे सरजद न हुई थी कि अब हमको गुनाहगार ठहराए। मगर उनके आगे मेरी जबान गुम हो जाती, ठंडे पसीने आने लगते और आंखों की पुतलियां खौफ से फैल जाती। मैं सहम जाती, अंदर भी अंदर घटती रहती, और ये ऐसी बात थी कि किसी से कह भी ना सकती थी। मुझ पर उनका ऐसा रोब और खौफ था कि जैसे वो इज़राइल हों। वो एक लहीम शहीम कवी कामत आदमी थे कि तन्हाई में उनको देखने से मेरी रूफना होने लगती थी। दिल से चाहती थी कि इस अजाब से जान छूट जाए। सोचती रहती अब जब मौका मिलता इस राज को आड़ बनाकर मुझसे नजदीक आ जाते। धमकी देते कि सारे जमाने में रुसवा कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। खौफ से मुझ पर लर्जा तारी हो जाता। इतनी हिम्मत भी ना थी कि उनसे पूछती आखिर मैंने क्या खता की है। मैं तो बुखार में बेसादे पड़ी थी। कैसे उम्मी से कहूं या बाजी को बताए। ये सोचते सोचते सुबह हो जाती मगर किसी को ना बता सकती। इस वक्त कम सुनी के सबब खौफ ज्यादा था और अक्ल कम हौसला होता था और ना इखलाकी जुरत थी मुझ में। फिर मैंने हालात से समझौता कर लिया और बुतिया डाल दिए ताकि वो मुझको खौफजदा करना बंद कर दें। वो जो कहते मान लेती, यानी वो जिस कदर भी सताते में आंसू पूछ कर सह लेती। मुसीबत तो ये थी कि वो हमारे हम दीवार थे। आपा का घर हमारे बराबर था, लिहाजा उनका हमारे घर ना जाना लगा ही रहता था। आपा अपने नन्हे मनों की पैदाइश पर हर दफा मुझे जबरदस्ती बाह से पकड़कर अपने घर ले जाती और वहां जब मौका मिलता तन्हाई में उनके शौहर मेरी बाहें पकड़ लेते। तब दिल से यही बद्दुआ निकलती, या अलीले मेरे बहनोई को मौत आ जाए, मैं ही मर जाऊं ताकि इस अजाब से तो नजात मिले। जब भी आपा अस्पताल होती और अम्मा उनके पास में ही उनके बच्चों को संभालती और दूल्हा भाई मुझे, हर मरहला पर भी किस्मत ने उन्हीं का साथ दिया। इससे पहले मैं बदनामी की हौलनाक गहराई में गिर जाती, उन्होंने मसले का हल निकाल लिया। मेरे वालिदैन की मिन्नत समाजत करके मेरा रिश्ता अपने छोटे भाई के लिए मांग लिया और झटपट मेरी शादी की तारीख भी रख ली। यूं बंदर की बिला तवीले के सर हुई।
मेरे लिए तो इस शादी पर राजी हो जाने के सिवा कोई चारा था ही नहीं कि उन दिनों इतनी परेशान थी कि मुझ पर मेरी एक एक सांस सदियों जैसी भारी हो गई थी। शादी हो गई, लम्हे भर को सिक का सांस लिया कि ये शादी ना होती तो माँ, बाप, बहन और जमाने को क्या मुंह दिखाती, ताहम ज़मीर की तेज छुरी से हर वक्त कलेजा कटता रहता था। एक माह के अंदर अंदर दूल्हा भाई ने मुझे और मेरे शौहर माजिद को दुबई भिजवा दिया, जहां माजिद को बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई क्योंकि वो इंजीनियर थे। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और रहाइश कंपनी की तरफ से मिली थी। ये भी मेरे बहनोई की सोची समझी स्कीम ही थी कि सारी क़यामतें उन्होंने अपने और मेरे सर से टालकर अपने छोटे भाई के सर डाल दी थीं, जिसको अपने छोटे भाई का भी पास नहीं है। किस कदर गिरा हुआ इंसान है। अब मुझे बहनोई से शदीद नफरत महसूस होती। सोचती ये कैसा बेज़मीर है ये कि अपने ही भाई को कुर्बानी का बकरा बना डाला। एक रोज माजिद ने कहा, सारा, मुझको कंपनी की तरफ से अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है, तुम क्या कहती हो? जैसे आपको ठीक लगे, मैं तो आपके साथ हूं। मैंने जवाब दिया। अल्लाह ताला ने मदद की और हम अमेरिका आ गए। इसके बाद मैंने वापस जाने का ख्याल छोड़ दिया। माँ बाप बहन भाई सभी याद आते। फोन पर बात कर लेती, लेकिन जब भी माजिद कहते कि पाकिस्तान चलूं, मैं इनकार कर देती थी। वो कहते तुम्हारा दिल कितना सख्त है। मुझे तो बड़े भाई बहुत याद आते हैं, वो मेरे लिए बाप की जगह है। अब खुद मिल आइए, मैं ना जाऊंगी। उनको क्या बताती कि जिस इंसान को तुम अपने वालिद की जगह समझते हो वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। माजिद वतन न जाने की वजह पूछते। जी चाहता कि अपने जीवन साथी को सब कुछ सच सच बताकर ज़मीर का बोझ आतार फेंकूं। घर अलिफाजिरता है तो अलिफाजिर जाए, मगर मेरे सच्चे साथी पर अपने प्यारे भाई का भरम तो खिल जाएगा कि जिसके आगे वो सजदा करने को तैयार रहते हैं, मगर फिर खुद को रोक लेती, इस वजह से कि वो पुरसुकून हैं, मुझसे खुश हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। मेरा घर मेरी ना सही उनकी तो जन्नत है, क्यों इस जन्नत को अपने हाथों से तहस नहस कर डालो। अपने बेकसूर शौहर को किस बात की सजा दूं कि उम्र भर के लिए उनका चैन और सुकून लट जाए, उनका दिल वीरान ना हो जाए। वो इतने मिसाली शौहर हैं कि ऐसा अच्छा इंसान चिराग लेकर ढूंढो तो ना मिले। उनको मुझसे बहुत प्यार है, मुझको देख देख कर जीते हैं। अगर माजी का ये एक दुख मेरी जिंदगी में ना होता तो मैं खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत तसव्वुर करती। जब वो रोज सुबह मेरी पेशानी और मेरे हाथ चूमते हैं तो मैं तासुफ से पानी पानी हो जाती हूँ। ज़मीर की खलिश मेरी बरखुशी को जख्मी कर डालती है। खुद को उनकी गुनाहगार समझती हूँ, जैसे कि मैं उनकी चूर हूँ और उन्हीं के घर में पना ले रखी है। शायद रूह और ज़हन का ये अजाब मेरी किस्मत में लिखा गया था। अपने खावंद का खुद से वालिहाना प्यार देखकर कभी तो जी करता है कि चीख कर कह दूं, मेरे मोहसिन, मुझसे ऐसा प्यार न करो कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं, मगर फिर भी कसूरवार हूं। जब ताकतवर दुश्मन वार करे, कमजोर की जबान बंद हो जाती है। ये काश मैं पहले दिन ही अपनी माँ आपा को उनके शौहर के करतूत बता देती तो शायद रूह के इस अजाब में गिरफ्तार न होती।